लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। एक कंटेंट हम लोगों का था, अगर हम लोग पढ़ चुके थे चैप्टर्स के बारे में कि हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो आज हम लोगों का है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके। तो कोई हमको बता सकते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में, जो कोई भी अगर प्रीवियसली पढ़े हैं, या इसके बारे में क्या क्या होता है, इस तरीके का कोई कुछ। कोई भी स्टूडेंट। ओके। कुछ लोगों का शायद कनेक्ट होने में थोड़ा इशूज आ रहा है, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। चेक कर रहे हैं। लोग मैसेज तो किए हुए हैं, बट वो लोग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं ऑन टाइम। कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो लोग क्लास में आएंगे। दोबारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। लास्ट क्लास में हम लोग सारा चैप्टर्स को देखे थे, कंटेंट को हम लोग पढ़े थे, है ना, कि लेजिस्लेशन में के डिफरेंट डिफरेंट हमारा क्यों आया था, इसका क्या रीजन था ना, इस तरीके के अलग अलग चैप्टर हैं। सो आज हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से शुरुआत करेंगे। जैसे सबसे बेसिक में हम बताए थे स्टार्टिंग में कि हमारा देश जैसे 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद तुरंत 1948 में 17 के 47 के बाद 48 में तुरंत हम लोगों का फार्मेसी एक्ट आया, फिर मैजिक रेमेडीज आया। ड्रग एक्ट जो है वो पहले ही आ चुका था, है ना, 1940 में ही आ चुका था। उसका थोड़ा अमेंडमेंट, मतलब उसका कह सकते हैं कि मॉडिफाई किया गया, थोड़ा उसमें इम्प्लीमेंट किया गया और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नाम दिया गया। ठीक है, ये सब सबके बारे में हम बता चुके थे। तो हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं फार्मेसी में, वैसे नो डाउट सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी सारी चीजें तो सब इम्पोर्टेंट है, बट मोस्टली हम लोगों का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोगों को सबसे अच्छे तरीके से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पढ़ना है। हम लोग पहली कह सकते हैं कि हम लोग पहले से फोकस्ड हैं कि हम लोग सारे चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, तो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आता है। ठीक है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, वही ड्रग बिल जो पास हुआ था उसी को लेकर के है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे, जैसे इसका हिस्ट्री वगैरह जो चीज हम बता चुके हैं प्रीवियसली, फिर भी थोड़ा सा हिस्ट्री, लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट, कब कब इसका अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट कहने का मतलब है बदलाव, कुछ चीजें ऐड किया गया, इस तरीके का। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ पार्ट वन पार्ट टू अलग अलग चीजों को हम लोग बांटेंगे। ठीक है, इसमें जो कुछ कुछ डेफिनेशन आएगा वो सब सारी चीजों को पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें एक्ट के अंदर है प्रॉपर, जो हम लोगों का जैसे मेडिसिन बेचने के लिए क्या क्या रूल है, कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, इस तरीके का डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड इम्पोर्ट सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबलिंग, इस तरीके का अलग अलग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या इसका प्रोविजन रखा गया है, इम्पोर्ट करते समय क्या प्रोविजन है, ये सब सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। एक बार सिर्फ अपना अनम्यूट करके हैंड राइज करके मुझे एक बार हेलो कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म हो जाऊं कि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए आवाज सुनाई दे रहा है, सबसे बेस्ट होगा। चैट बॉक्स में लिख दीजिए आवाज सुनाई दे रहा है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो हम लोग बेसिक हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इंडिया वाज लार्जली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन अंटिल आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हम आप लोगों को बताए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया था, दवाइयों का बहुत ज्यादा उपयोगिता बढ़ गया था, है ना। तो उस टाइम पर क्या था कि उससे पहले हमारे इंडिया में पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी था, कि लोग डिपेंड रहते थे, वो किस पे थे, हमारा वो अंग्रेज जो दवाई लेकर के आते थे उसी पर डिपेंड रहते थे, है ना।
1930 इधर हम लोगों का जो इधर 14 रहा है ना, 1914 14 से 18 में हम लोगों का चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर आया, इस तरीके का अलग अलग रहा है ना। तो उस समय हम लोगों का इंडिया में जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी था, कह सकते हैं कि उस पर बहुत ज्यादा आश्रित थे अंग्रेजों पर कि वो दवाई ला करके हम लोगों को देंगे तब। लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम हम लोगों का चेंज हुआ और वो मेडिसिन यहाँ पर भी अवेलेबल होने लगा, मिलने लगा था हम लोगों को। In August 1930, the government of India appointed a drug inquiry committee chairman of कर्नल आर एन चोपड़ा। इसके बारे में भी हम बता चुके थे कि हम लोगों का एक कमेटी का गठन हुआ था जिसके चेयरमैन कौन थे, आर एन चोपड़ा थे, है ना। ड्रग इंक्वायरी कमेटी, शॉर्ट में इसको डीईसी बोला जाता है ना, ये भी हम बताए थे, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, डीईसी। कहीं कहीं डायरेक्टली इसको चोपड़ा कमेटी के भी नाम से जाना जाता है। क्यों चोपड़ा कमेटी बोलते हैं, क्योंकि इसके चेयरमैन कौन है, आर एन चोपड़ा है। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ देता है। टू गो इन द क्वेश्चन ऑफ अडल्ट्रेट एंड सबस्टैंडर्ड ड्रग्स सोल्ड इन कंट्री, टू recommend a step by which this means could be controlled। ताकि हम लोगों को ऐसा इसलिए जरूरत पड़ने लगा था, कमेटी का मेन उद्देश्य क्या था कि जो हम लोगों को सब स्टैंडर्ड ड्रग, एडल्ट्रेट ड्रग, हम बताए थे कि बहुत चीप क्वालिटी, सिंपली वर्ड में अगर समझना चाहें एडल्ट्रेट और सब स्टैंडर्ड को, तो एक वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि चीप क्वालिटी का जो मेडिसिन मिल रहा था उस टाइम पे वो हम लोगों का चेंज हो सके, अच्छा हम लोगों को मिले, ये चीजें। So, Drug Inquiry Committee submitted its report in 1931. The government of India could not give effect to its recommendation till 1937। इसमें क्या हुआ कि 1937 तक, है ना, वो ड्रग इंक्वायरी कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1931। इन्होंने ड्रग इंक्वायरी कमेटी में सारा रिपोर्ट 1931 में सबमिट कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुड नॉट गिव द इफेक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन टिल 1937, और 37 तक ये सब सारा चीज रिकमेंडेशन जो था वो रखा रखा था, वो उस पर प्रॉपर वर्क नहीं हुआ था। जब चेंज हुआ, थोड़ा सा गवर्नमेंट वगैरह चेंज हुआ उस टाइम पे, है ना, आफ्टर पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935, द ड्रग बिकम provincial subject and therefore the center could be passed the law effect। एक मिनट क्लास में चेक कर ले रहा हूँ, किन्हीं का आवाज शायद नहीं आ रहा है, कोई स्टूडेंट का ही कॉल होगा। ओके, सो हम लोगों का लास्ट यहाँ पे पॉइंट में थे कि आफ्टर पासिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द ड्रग बिकम प्रोविंशियल सब्जेक्ट एंड देयरफॉर आफ्टर द सेंटर कुड पास द लॉ इन रिस्पेक्ट टू ओनली इंपोर्ट। याद कीजिए कि हम बताए थे कि चीप क्वालिटी का मेडिसिन इंपोर्ट हो रहा था, तो उसी समय पर क्या किया गया कि सबसे पहले एक अलाउ कर दिया गया, है ना। गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ा विचार किया कि नहीं, सच में हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, और उन्होंने क्या किया कि जो इंपोर्ट हो रहा था, अंग्रेज जो दवाई लेकर के आए थे उस पर थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, कब कब इसका अमेंडमेंट का अलग अलग तरीके से आया है वो चीजों को समझते हैं। द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1949, द एडेप्टेशन ऑफ द लॉ ऑर्डर, अलग अलग अमेंडमेंट का ये ईयर दिया हुआ, आपको जस्ट ये ईयर को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसमें कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जस्ट इसमें ईयर को आपको याद रखना पड़ेगा, 2 बार 3 बार इसको लिखेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे तभी ये याद होगा। जैसे अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये फर्स्ट वाला अमेंडमेंट हम लोग जिस तरीके का देख सकते हैं कि अमेंडमेंट हम लोग 1964 में आया, 72 में आया, 82 में आया, 86 में आया, तो ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना कितना हम लोगों का अमेंडमेंट आया था, ठीक है। अब इसमें ये क्लियरली है कि कितना अमेंडमेंट लाया गया था। जैसे इसमें 71 अमेंडमेंट है, इसमें 68 अमेंडमेंट है, इसमें 19 अमेंडमेंट, सब में अमेंडमेंट कितना कितना हुआ था वो सारी चीजों को लिखा गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव इसका कि क्या क्यों जरूरी है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को हम लोगों का पढ़ना। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वो चीज है टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड इन ड्रग्स प्रिसेंबली फॉर ट्रीटमेंट मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हम लोगों का जो सब स्टैंडर्ड ड्रग है, सब स्टैंडर्ड ड्रग, मोस्टली ये वर्ड जो है हम लोग इस प्रॉपर वर्ड को, इस प्रॉपर सब स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे रेड में हाईलाइट भी किया हुआ गया है, तो इसको हम लोग प्रॉपरली इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ से समझने के लिए हम एक वर्ड में बता रहे हैं कि चीपर क्वालिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो चीप क्वालिटी के ड्रग्स को अच्छे से जांचना पहले ये मेन उद्देश्य था उस समय का। समझिएगा सिचुएशन, जस्ट इंपोर्ट हो रहा था तो उस वक्त का ये क्या कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या है, टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड इन ड्रग असेंबली फॉर द ट्रीटमेंट मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ द मेडिकल। मीन्स जो मेडिसिन हो वो हम लोगों का क्या हो, हाई क्वालिटी का हो, जिसकी वजह से हम लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा से अच्छा हो सके, ट्रीटमेंट हम लोग अच्छा से बेहतर दे पाए। ये इसका मेन उद्देश्य है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। नेक्स्ट क्या है, टू रेगुलेट द इंपोर्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स थ्रू लाइसेंसिंग। लाइसेंस हम लोगों को प्रॉपर मिलता है, हर किसी के लिए इंपोर्ट का लाइसेंस मिलता है, मैन्युफैक्चर का लाइसेंस मिलता है, सेल करने का लाइसेंस मिलता है ना, प्रॉपर सब चीजों का। डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन है जितने भी सेल दे रहा है, चाहे वो नेटमेड हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऑनलाइन आपका 1mg हो, इस तरीके का अलग अलग, तो डिस्ट्रीब्यूशन में उनको भी एक प्रॉपर सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है, लाइसेंसिंग का जरूरत पड़ता है हर एक काम के लिए। तो ये चीजों को कौन रेगुलेट करता है, कौन देख रेख करता है, डीएनसी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए अपॉइंट होते हैं इंस्पेक्टर प्रॉपर, जिसको हम लोग डीआई कहते हैं, है ना। तो वो इन सब चीजों को चेक करते हैं, जांच करते हैं कि हाँ वो चीजें सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इंपोर्ट के लिए लाइसेंस मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिलता है, सेल करने के लिए लाइसेंस मिलता है। इसलिए हर किसी के, आप सेल में भी हम लोग जानेंगे दो तरीके का, एक होलसेल होता है, एक रिटेल सेल होता है। तो होलसेल के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, रिटेल सेल के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। पूरे डिटेल्स में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे उन सब के बारे में। तो ये इसका मेन उद्देश्य क्या है, पहला कि जो लो क्वालिटी का मेडिसिन है वो उसको रोका जाए, अच्छी क्वालिटी का मेडिसिन लाया जाए। नेक्स्ट उसी में कि अच्छे क्वालिटी का अगर मेडिसिन रहेगा तो अच्छा से ट्रीटमेंट होगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे, ये इनका मेन उद्देश्य है। दूसरा, हर किसी के लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग हो, ऐसा नहीं कि कोई भी दवाई को बना ले रहा है, कोई भी इंपोर्ट कर रहा है, कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई भी बेच दे रहा है, ऐसा नहीं। हर किसी के पास प्रॉपर लाइसेंसिंग होना चाहिए, जिसके पास लाइसेंस होगा वही इन कामों को कर सकता है। उसमें भी लाइसेंस में भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, किसको आपको करना है नहीं करना, वो सब कुछ रहता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली। अब ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि क्वालिफाइड पर्सन ओनली, ये जितने भी काम होंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल करने का काम हो, वो क्वालिफाइड पर्सन। अब यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन कहने का मतलब क्या है, फार्मासिस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन कहने का क्या मतलब है, फार्मासिस्ट। मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग करने समय भी वहां पर फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेल करने के लिए जो सेलिंग है उस वक्त भी हम लोगों को क्या, फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। हर एक सिचुएशन में फार्मासिस्ट का जरूरत पड़ेगा। वैसे इंपोर्ट करने समय वैसा कुछ कह सकते हैं नेसेसरी नहीं है, ठीक है। होलसेल, अब उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे जब सेल में आएंगे, तो होलसेल के लिए भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक कह सकते हैं कॉमन वे में अगर समझ सकते हैं तो उनको कह सकते हैं कि हर काम के लिए आपको एक फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। फार्मेसी का प्रोफेशन को चलाना है तो फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट होगा ही। एक्ट हैज नथिंग टू डू विथ एक्साइज ड्यूटी। इसमें जो एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड है, हैज नथिंग टू डू विद द एक्साइज ड्यूटी। इसमें जो हमारा एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड है उसमें इसका कोई वो अलग एक बात है, वो हम लोग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंदर में देखा जाएगा। अल्कोहल से रिलेटेड यहाँ उसका जा रहा है या नहीं, उसमें नार्कोटिक ड्रग है, इस तरीके का कुछ भी है तो वो एक्साइज ड्यूटी का डिपार्टमेंट अलग देखेगा। उसको ड्रग डिपार्टमेंट से, डीएनसी एक्ट से उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए फिर अलग डिपार्टमेंट उसका चेक करेगा। मेडिसिन के अंदर आएगा, चेक वही करेगा, जाएगा पकड़ेगा, लेकिन वो फिर ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर के अंदर। तो वो सब सारी चीजें अलग है। नेक्स्ट क्या है, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द आयुर्वेदिक। इसका सिर्फ और सिर्फ काम एलोपैथिक का ही देख रेख नहीं करना है,
आयुर्वेदिक दवाई, सिद्धा, यूनानी, ये सब जो दवाई बनता है उन सभी चीजों को, जैसे अब ये सब में माइंड में आता है आयुर्वेदिक में, आप तो सब जान ही रहे हैं कि जैसे कि हम लोगों का हिमालय का प्रोडक्ट रहता है, वैद्यनाथ का है, डाबर का है, इस तरीके का अलग अलग जो मेडिसिन पतंजलि में आता है, तो वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में से सिद्धा और यूनानी जो है वो किसी किसी स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं। ठीक है, जैसे सीधा हम लोगों का ये हमारा नॉर्थ साउथ साइड है, उस साइड में सीधा सिस्टम चलता है। यूनानी सिस्टम जो है वो साउथ अफ्रीका में ज्यादा चलता है। इंडिया में भी चलता है, नो डाउट, इंडिया में भी चलता है सिद्धा और यूनानी अच्छे से, लेकिन हर जगह इसका जिस तरीके से आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, उस तरीके से सिद्धा और यूनानी हर जगह पे नहीं चलता है। जैसे यूनानी सब में क्या रहता है, इसका जैसे रहता है ना कि बहुत सारे जड़ी बूटी को लाए, उस जड़ी बूटी से ऑयल वगैरह निकाल करके प्रॉपर यूज किया जाता है कि हाँ इन सब चीजों में यूज होगा, तो इन सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो भी मेडिसिन है, तो वो सब सारी चीजों का कंसेप्ट को भी कौन चेक करेगा, किसके अंदर से चेक होगा, किसके अंदर से रेगुलेट होगा, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कौन करेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है, जैसे इसमें हम लोगों का जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रॉपर जब इसका निकालते हैं हम लोग, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो बनाया गया है ना, गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, उसको जब हम लोग देखेंगे तो उसका अलग अलग चैप्टर्स है, उस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, उस तरीके से बांटा हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर 1 में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम लोगों को मिलेगा। चैप्टर 2 में क्या, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डीटीएबी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, डी टी, इसको भेज देता हूँ ताकि क्लियर हो, डी चेंज कर लो। ठीक है, डी टी ए बी, है ना, डीटीएबी के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में, ये सब के बारे में बताएंगे क्या क्या है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रग्स कम्युनिटेटिव कमेटी के, कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है, ये सब के बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, इसके बारे में चैप्टर 3 मींस ये क्या कहना, हम इसको भी दिखाएंगे आप लोगों को सैंपल भी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को अलग से एक जो आपको गूगल में भी वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर जो गवर्नमेंट इशू किया हुआ, हम लोगों को क्या सिलेबस में कुछ छांट छांट करके कुछ चीजें पढ़ना है। ठीक है, स्पेसिफिक थोड़ा कम हम लोगों के बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन वो एक प्रॉपर ड्रग एंड कॉस्मेटिक की अलग प्रॉपर बुक है, तो हम लोगों को यहाँ पे चैप्टर पढ़ना है, पूरा बुक को एज ए चैप्टर पढ़ना है, और वो तो एक प्रॉपर में बुक है, उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जस्ट छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो इस कौन कौन सा चैप्टर उसमें इंक्लूडेड है जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया उसमें, वो यहाँ पे लिखा हुआ, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, चैप्टर 4 मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया हुआ है चैप्टर 4 में। ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, मीन कि कभी कभार क्या पूछता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर 3 में किसके बारे में दिया हुआ है, चैप्टर 3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक के बारे में दिया हुआ है, या फिर सेल के बारे में दिया हुआ है, या मैन्युफैक्चर के बारे में दिया हुआ है, या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया हुआ है, या फिर प्रोविजन ऑफ द रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक कितने नंबर में दिया हुआ है। कभी कभी ऐसे ही पूछेगा कि डीटीएबी के बारे में कितने चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि हाँ डीटीएबी चैप्टर 2 में दिया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड बना हुआ है। ठीक है, ये इसका हमारा थ्योरी जो हमारा डिप्लोमा का अगर एग्जाम होता है, बैचलर का कोई एग्जाम होता है जिसमें इससे आएगा, उसमें इससे रिलेटेड नहीं, अगर क्वेश्चन इससे बनेगा इस स्लाइड से, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनेगा। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या आएगा? इसमें क्वेश्चन रहेगा कि चैप्टर 4 में क्या दिया हुआ है, चैप्टर 4A में क्या दिया हुआ, 4B में क्या दिया हुआ, इस तरीके से बटा हुआ रहेगा, है ना। अलग अलग चैप्टर के बारे में इसमें दिया हुआ है। चैप्टर 5 में क्या दिया हुआ है, तो मिसलेनियस दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 5 में मिसलेनियस है। स्लाइड में हम थोड़ा नीचे दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ये नीचे में कर रहा हूँ, है ना। चैप्टर 5 में मिसलेनियस दिया हुआ है। ओके, पार्ट 2 में किस तरीके से बांटा हुआ है, अगर हम लोग इसका देखें ड्रग एंड कॉस्मेटिक, अब ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वो बात हो गया, अब हम लोग आते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल। ठीक है, एक्ट तो बना दिया, अब उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से वो चले, इसके लिए क्या है, रूल आएगा। तो 1945 में आया, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। चैप्टर 1 में वही प्रिलिमिनरी,
मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट दिया। कभी भी याद रखिएगा कि रूल में सब ये दो चीजें हैं, ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि एक्ट में, एक्ट का पहला चैप्टर हमेशा इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक्ट का हमेशा पहला चैप्टर क्या होगा, इंट्रोडक्शन, और रूल का हमेशा पहला चैप्टर का क्या नाम होगा, प्रीलिमिनरी। ये हमेशा याद रखिएगा, हर जगह पे यही मिलेगा, चाहे कोई भी एक्ट हो कोई भी रूल हो, यही रहेगा, ठीक है। तो एक्ट और रूल का ये नेक्स्ट है, उसी हम लोगों को इसमें बांटा है गया है। रूल में हम लोग देखेंगे तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में बताया गया है। पार्ट 3 में जो रूल 9 से 20 तक ये क्या है हम प्रॉपर दिखाएंगे आप लोगों को रूल, ठीक है, तब ये और ज्यादा डाउट क्लियर होगा, ठीक है, कि प्रॉपर रूल नंबर 9 में 20 में इस तरीके से 9 से 20 तक क्या है उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट है इंपोर्ट, पार्ट 4। इंपोर्ट के बारे में कि इसका क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये सब सारी चीजें। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, पार्ट 5 में गवर्नमेंट एनालिस्ट, इंस्पेक्टर, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, है ना, जितने भी हम लोगों का ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ना, ये सब जो ड्रग कंट्रोलर है, ये सब सबके बारे में, ड्रग गवर्नमेंट एनालिस्ट जो रहते हैं उसके बारे में। सेल एंड सेल ऑफ द, पार्ट 6 में क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ ड्रग अदर देन द होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथी को छोड़ के जो अदर मेडिसिन है ना, हमारा सिद्धा, यूनानी, इसके बारे में, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट 7 नंबर इसमें नहीं आया, 7 नंबर में तो आ गया था, 8 नंबर में हम लोग आते हैं। 8 नंबर में मैन्युफैक्चर और फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग अदर देन होम्योपैथिक मेडिसिन। अलग अलग चैप्टर था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, इससे ऑब्जेक्टिव क्या बनता है और क्या पूछेगा वो मैं बता रहा हूँ। इधर से इन सब चीजों से क्वेश्चन क्या बनाएगा कि मुझे बताइए कि इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ न्यू ड्रग फॉर क्लिनिकल ट्रायल और मार्केटिंग। क्वेश्चन पूछेगा कि क्लिनिकल ट्रायल के बारे में, क्लिनिकल ट्रायल के बारे में कितने रूल के, डीएनसी रूल है ना, डीएनसी रूल के पार्ट नंबर कितना में दिया हुआ है, पार्ट नंबर 1 2 4 10, 10 ए, ऑप्शन 10 ए होगा, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल, यहाँ पे अनदर होगा, वो डी लिखा गया है, अनदर स्पेशल प्रोडक्ट्स है ना। तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल अनदर स्पेशल प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट सब हम लोग पढ़ेंगे, वो सब क्या क्या किसमें आता है। तब हम लोगों का आएगा B1 में आएगा, CC1 में आएगा ना, CC1 रहता है, सब अलग अलग अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, सारा शेड्यूल्स के बारे में। तो ये सब सब कितना नंबर चैप्टर में दिया, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इसका अभी हमारे थ्योरी में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट फिर भी इस चैप्टर्स का खाली नाम आपको 2 बार 4 बार देख लेना है, इसको ये याद कैसे रहेगा, ये भी चीजें कि सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो याद करने का, इसका बस एक ही ट्रिक है, प्रॉपर जो रिलीज हुआ बुक है, जो गवर्नमेंट रिलीज किया है, डीएनसी एक्ट उन्होंने बनाया होगा भाई, वो तो बुक होगा, तो हम डायरेक्टली जब बुक को देखेंगे तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो हम उसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वो प्रॉपर बुक दिखाएंगे, डीएनसी एक्ट का बुक और डीएनसी रूल का बुक, ठीक है। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट फॉर द कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होल ह्यूमन ब्लड, है ना, ह्यूमन ब्लड का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट बाय द ब्लड बैंक एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट, लोगों का ये सब सारी चीजों के बारे में कि ब्लड बैंक से अगर हम लोग ला रहे हैं तो उसका क्या कंडीशन होना चाहिए, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, क्या दे सकता है, कैसे देना है, हर एक चीजों को सब में मेंशन किया, बट ये सब सारी चीजें हम लोगों के एज पर सिलेबस, डिप्लोमा के सिलेबस में ये नहीं, बट जो जो हमारा है वो हम लोग प्रॉपरली क्लियर करेंगे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारा सिलेबस में इसका पहला स्लाइड दिया हुआ है, ये इसमें से दिया हुआ है, ठीक है, रूल का भी दिया हुआ है ढेर सारा टॉपिक। इधर जो 7 से है हमारा 8 से ये स्लाइड नहीं है हम लोगों का दिया हुआ, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और कौन कौन से पार्ट हैं, उस पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है, लोग इसको समझते हैं। जैसे
स्टैंडर्ड इंपोर्ट ऑफ द कॉस्मेटिक, उधर हो गया ड्रग। अब नेक्स्ट में दिया हुआ कॉस्मेटिक, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है, समझिएगा। तो रूल तो ड्रग का हो गया। अब जो कॉस्मेटिक आएगा तो कॉस्मेटिक किस तरीके से लेबलिंग होना चाहिए, उसमें कैसा पैकेजिंग होना चाहिए, ये कितना नंबर में दिया हुआ, 15 नंबर में दिया हुआ। 14 में उसका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दिया हुआ है। 13 नंबर में इंपोर्ट के बारे में दिया हुआ है। मतलब ये सब खाली वर्ड से याद रखिए, है ना। 15 नंबर लेबलिंग पैकेजिंग दिया हुआ है, 14 नंबर मैन्युफैक्चर दिया हुआ है, किसका, कॉस्मेटिक का। ऑब्जेक्टिव में बस इतना ही पूछेगा, इससे और डिटेल्स नहीं पूछने वाला। ओके, नेक्स्ट लेबलिंग पैकेजिंग ऑफ द लिमिट ऑफ द अल्कोहल इन आयुर्वेदिक की अगर कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें कितना परसेंट अल्कोहल रह सकता है ना, उसके क्या टर्म एंड कंडीशन होंगे। अगर सीधा बन रहा है तो क्या रह सकता है, यूनानी ड्रग कुछ बन रहा है तो कितना रह सकता है। तो वो सारी चीजें अलग अलग पार्ट में बांट करके दिया हुआ है। तो ये आपको प्रॉपर अगर देखना है, कल हम इसको क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखाएंगे प्रॉपर बुक, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, दोनों का बुक दिखाएंगे। ओके, सो अब हम लोग डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें से सारी बातों को आप लोग समझ पाए, एक बार हम फिर से स्टार्टिंग से दिखा देते हैं तो चैप्टर में से क्या क्या बताए। ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर किए। पहले हम लोग हिस्ट्री जाने, है ना। हिस्ट्री